तो चलिए स्टूडेंट्स, अरे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो के बारे में। वेद, पार्थ, मानव, स्टूडेंट्स ऑडिबल, वीडियो ऑल्सो फाइन ना स्टूडेंट्स? वीडियो भी ठीक है? चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं फिर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था इन द लेक्चर इटसेल्फ, और इंट्रोडक्टरी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बता दिया था कि आपका स्कोप ऑफ सिलेबस क्या होगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स ऑन द वेरी वेरी बेसिक लेवल। दर्शन, गुड मॉर्निंग। बेसिक लेवल से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स पूरी बैच को। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, लगभग मैं आप लोगों का नॉलेज को लेवल 0 लेके चलूंगा, और देखो किस तरीके से बेसिक से हम लोग चालू करके मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन को कनेक्ट करता हूं, और कितने चीज को मैं इंटरलिंक करने वाला हूं, ये आप खुद देखने वाले हो। लेट्स स्टार्ट विद इट स्टूडेंट्स। बस मैं थोड़ी सी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास है, उतना तक ही मेरा काम बन जाएगा, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पे नोटिस करना, अब आप एक टैक्सेशन लॉ पढ़ रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स दो टाइप के लॉ होते हैं, ये बहुत एक इनिशियल रिमार्क आपको मैं बता देता हूँ। दो टाइप के लॉ होते हैं स्टूडेंट्स, जो कानून है दो टाइप का है। एक है रेवेन्यू लॉ, रेवेन्यू के प्रति लॉ, और दूसरा है नॉन रेवेन्यू लॉ। नॉन रेवेन्यू लॉ स्टूडेंट्स आपको पता है कि जैसे कि आपकी कंपनीज एक्ट हो गई, बोनस के लॉ हो गए, प्रोविडेंट फंड के लॉ हो गए, ये सारे नॉन रेवेन्यू के लॉ में आते हैं। रेवेन्यू लॉ में आपका आ गया है डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, जहां पे गवर्नमेंट एक कानून के जरिए आपसे क्या कर रही है, टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो ये सारे के सारे पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपके रेवेन्यू लॉ के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स। ऑल दीज आर द एस्पेक्ट विच कम्स इन योर रेवेन्यू लॉ। इसकी आपको अगर कभी कभी थोड़ा नॉलेज ले लो, वैसे तो ये इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तो भी आपको पता रहना चाहिए। ये दोनों में स्टूडेंट्स आप बोलोगे कि ठीक है कानून, देखो गवर्नमेंट, देखो तीन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होती है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। पहली, द पार्लियामेंट, जिसका काम है लॉ बनाना। क्या है स्टूडेंट्स? पार्लियामेंट का काम है लॉ को बनाना, दैट इज व्हाट द पार्लियामेंट इज। दूसरा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है आपकी गवर्नमेंट। पहला है पार्लियामेंट, है पार्लियामेंट में दोनों विनिंग एंड लूजिंग पार्टी दोनों है। दूसरा है आपका स्टूडेंट्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। तो दैट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट वॉट एवर इज द लॉ विच इज बिन मेड by the parliament, the same has to be implemented। ये कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। और गवर्नमेंट ने ठीक तरीके से वो लॉ को इंप्लीमेंट करवाया है या नहीं, वो कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हु विल डिसाइड इट? इट इज अ कोर्ट दैट इज गोइंग टू डिसाइड वेदर द गवर्नमेंट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो लॉ के प्रति उसने क्या किया है, वो उसे इंप्लीमेंट करवाया है या नहीं करवाया है, वो डिसाइड करने की अथॉरिटी है किसके पास? विद द कोर्ट। ये इस फॉर्म में चलता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट्स होता क्या मालूम है, ये जैसे आपका कंपनीज एक्ट, कभी कभी अमेंडमेंट जो भी कंपनीज एक्ट में आते हैं, या कंपनीज एक्ट के जो कानून बनते हैं, या उस पर जो अमेंडमेंट करवाई जाती है, वो शुरू होता है स्टूडेंट्स अपर हाउस से, विच इज योर राज्यसभा, और फिर जाता है टू द लोकसभा। और जहां तक रेवेन्यू लॉ की बात है, जैसे कि आपको पता है डायरेक्ट टैक्स एंड अदर पर्टिकुलर लॉस, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये इस पे आपने नोटिस किया होगा, बजट जब दिया जाता है तो बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहां पे टेबल करती है? इज टेबलिंग इन द लोअर हाउस विच इज लोकसभा। लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, अपर हाउस इज राज्यसभा। तो वो लोअर हाउस मतलब लोकसभा में प्रेजेंट करती है अपनी फाइनेंस बिल को, तो वो पहले लोकसभा में जाता है, उसके बाद जाता है अपर हाउस विच इज राज्यसभा। तो ये एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है जो कि आप लोग को थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए
एटलीस्ट एट फाइनल सीए अब आप आ चुके हो, कल सीए बन जाओगे, थोड़ा इतनी तो जानकारी आप में होनी चाहिए। तो ये जो लॉ है, जो कानून है, दो टाइप के मैंने आपको कानून बताए। ये कानून को अल्टीमेटली गवर्नमेंट प्रस्तुत करता है, लेकिन उसको पास करने की जवाबदारी पार्लियामेंट की है। तो लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट बना रहा है। ये लॉ कहाँ पे गवर्नमेंट प्रस्तुत करता है? डिपेंड करेगा कि ये रेवेन्यू वाली लॉ है, टैक्सेशन वाली लॉ है। तो अगर वो है तो वो लोकसभा में लाई जाती है, लोअर हाउस में लाई जाती है, उसके बाद ये जाता है राज्यसभा में, वहां से पास होकर फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, और वो वहां पे इफेक्टिव डेट बताते हैं कि ये लॉ किस डेट से लागू की जाएगी। दैट इज अ प्रोसेस। अच्छा, अब अगर आप एक टैक्सेशन लॉ के अंदर अगर हम चले, एक टैक्सेशन लॉ के अंदर हम चले, तो कोई भी लॉ अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, नोटिस करना, उसके जो पहले और दूसरे सेक्शन रहेंगे, फर्स्ट एंड टू सेक्शन, वो स्ट्रक्चरली तो कॉमन होंगे। पहला सेक्शन स्टूडेंट्स क्या देता है? उसका नाम देता है, उसकी स्कोप देती है, उसका स्कोप देता है, और ये किस डेट से ये लॉ कमेंस होगा ये आपको बताता है। ये लॉ का नाम क्या होगा? जैसे कि आप बोलते हो ना, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अरे भाई, ये नामकरण ये कहां से पड़ा है? ये नामकरण भी स्टूडेंट ध्यान रखना, लॉ से ही इसकी नामकरण हो रही है। जो उसका नाम रखा जा रहा है वो लॉ के अंदर ही उसका नाम रखा जा रहा है, वो है सेक्शन नंबर 1। व्हाट इज अ टाइटल? तो यहां पे टाइटल है, आपको पता है स्टूडेंट्स, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वैसी कंपनीज एक्ट की बात है, वैसी आपकी जीएसटी हो गई, कस्टम ड्यूटी हो गई, सबका सेक्शन नंबर 1 आपको उसका टाइटल देता है। टाइटल के अलावा आपको इसका स्कोप देता है स्टूडेंट। अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्टिकुलर लॉ का स्कोप क्या होगा या एक्सटेंट कहां तक इसको लागू की जाएगी। तो ये होल ऑफ इंडिया ये तो है, जीएसटी में ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट आ जाती है, इनकम टैक्स में भी इसकी रेलेवेंस काफी है। तो एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी केयरफुल। यहां पर स्टूडेंट्स इसकी जो एक्सटेंट है इनकम टैक्स लॉ की, तो यहां पर अगर आपको पता है, एक रफली अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो ये तो इंडिया हो गया आपका, ये हो गया आपका लैंड मास। इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लैंड मास कहा जाएगा। फिर आपके पास स्टूडेंट इंडिया इज ब्लेस्ड विथ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कोस्टल, वो कोस्टल एरिया इंडिया के पास जबरदस्त है, बोथ ऑन द ईस्ट एज वेल एज ऑन द वेस्ट। और यहां से लेके स्टूडेंट्स क्या होता है में, ये जो बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन, इस बेस लाइन से अगर मैं इसकी मेजरमेंट करूं, तो 200 नॉटिकल माइल आप खींच लें। ये नॉटिकल माइल में, इसकी किलोमीटर में नहीं होता है इसका मेजरमेंट, क्योंकि लैंड किलोमीटर में आप उसको क्या करते हो? मेजर करते हो। लेकिन जो सी एरिया है, क्योंकि इतना ज्यादा है, इस वजह से उसको किलोमीटर में नापना बेवकूफी होगी। इससे अच्छा तो वो क्या करते हैं, इसको नॉटिकल माइल में इसको नापते हैं। एक नॉटिकल माइल लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास है। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। तो 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बेस लाइन, जो कि कोस्ट में है, वहां से 200 नॉटिकल माइल अगर आप खींच लें, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? इसको कहते हैं हम लोग ईजेड। ये भी आपको आइडिया है, ईजेड का फुल फॉर्म क्या होगा स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जोन पे इंडिया के पास एक एक्सक्लूसिव राइट है टू परस्यू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इस वजह से आप देखते ही हो कि किस तरीके से एक्सप्लोरेशन चल रहा है ऑफ द मिनरल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ये एक्सप्लोरेशन, वो सारे अल्टीमेटली आप लोग देखते हैं, ऑयल रिग लगे रहते हैं इस पूरे क्षेत्र में एक्सप्लोर करने के लिए, isn't it? ये चीज आपको पता है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अगर ये बात रखी जाए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। यहां पर एक ऑयल रिग है, देखो किस तरीके से दांव पेच, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बधाई हो, पहले 10 मिनट में ही आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रूबरू हो रहे हो, मैच की शुरुआत के 10 मिनट में। कांच गंगा 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट। अलग बात है कि एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, 2 बार पूछ लिया गया। थोड़ा मैं आपको आजमाना चालू करता हूं, देखता हूं आप कहां तक पहुंचे स्टूडेंट्स। यहां पे स्टूडेंट्स एक ऑयल रिग है, थोड़ा सा एग्जाम्पल को ट्विस्ट करके,
बस मुझे कंसेप्ट आपसे टेस्ट करवानी है। यहाँ पे एक ऑयल रिग है, समझ लो कि रिलायंस का या ओएनजीसी का अपनी एक ऑयल रिग यहाँ पे है, एक्सप्लोरेशन कर रही है वो। कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं टेक्निकल स्नैक। कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से क्या हो गया है, अब इसको रिपेयर करना पड़ेगा। अब रिपेयर करने के लिए कोई ऑयल रिग को मूव में नहीं करने वाला, मूवमेंट में नहीं दूंगा यहाँ से। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सिंगापुर बेस कोई एक टेक्निकल फर्म है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, इनको बुलाया गया है, इसको रिजॉल्व करें। जो तकनीकी खराबी हुई है उसको रिजॉल्व करने के लिए सिंगापुर के कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट यहाँ पे आए हैं, और आके वो क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो उसको सुधार जो भी करना रहेगा वो सुधार करके प्राइमरी बस मामला तय है। उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया, रिजॉल्व करने के बाद पैसे मिलेंगे, isn't it? और इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये देखिए, इनको अकॉर्डिंगली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या कर रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस ये दे रहा है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस इनको दी जा रही है। ठीक, ये इंडिया में इसने कदम ही नहीं रखा स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये इंडिया में कोई मुंबई में या गुजरात में या कहीं आंध्र प्रदेश के तट सीमा के तरफ कहीं पे भी उसने कदम ही नहीं रखे। जो जो आया ईजेड में आया, ईजेड में काम करके वो वापस चला गया, और डायरेक्टली रिलायंस ने अल्टीमेटली इनको पैसे दे दिए। अब बताए क्या इस फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे इनकम टैक्स का अपना जो कानून है, कमाई कमाई किसकी हुई है, इसकी हुई है। क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ईजेड में हुई है उसको लेके, क्या इनकम टैक्स एक्ट का कानून क्या उस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे लागू किया जा सकता है? Whether the Income Tax Act 1961 could that be made applicable? Could that be made applicable to an economic activity जो कहां पे हो रहा है, इन द EZ? मानव बताइए जनाब, एप्लीकेबल की जा सकती है। तो ये देखना, यही सेक्शन नंबर 1। अब इसका आंसर मैं लेता हूं स्टूडेंट्स, प्रिंस इसका आंसर लिया जाएगा, लेकिन उस आंसर के पहले इसका रिलेवेंस पता लगाने के लिए मुझे सेक्शन नंबर 1 में फिर से आना पड़ेगा कि क्या ये लॉ का ये जो दायरा है, क्या ये EZ तक जा सकता है? टू दैट द आंसर इज यस, टू दैट द आंसर इज यस। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये जो स्कोप या जो दायरा है वो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो EZ के नाम से जाना जाता है, वहां तक ये अपने आप को एप्लीकेबल कर सकता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन 1 बिल्कुल सही कहा जैनिल। सेक्शन नंबर 1 में स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या इंडिया में EZ इंक्लूड होंगे? बिल्कुल होंगे। क्या इंडिया में EZ इंक्लूड होंगे? एंड आंसर इज यस। ये जानना जरूरी, मैं इसके लिए इस पे दबाव दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ध्यान रखना कभी कभी कुछ कुछ लॉ के अंदर ये EZ तक लॉ नहीं चलता। लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कस्टम्स ड्यूटी का जो लॉ है ना, वो TWI तक रुक जाएगा, दैट्स इट, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बियॉन्ड दैट TWI तो यहीं तक है, TWI तो 12 नॉटिकल माइल तक ही है, ये यहीं तक है। ये थोड़ा देखो स्टूडेंट्स, बारीकी समझना पड़ेगा। ये फाइनल है और आप देख ही रहे हो कि पेपर किस लेवल पे आ रहा है, तो कोई चीज को हम लोग स्टूडेंट्स टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो वैसे ही आपके नॉलेज में है भी नहीं, और इसी क्षेत्र को अल्टीमेटली आईसी एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो देखो 12 नॉटिकल माइल तक अगर मैं कोस्ट लाइन से मैं अगर 12 नॉटिकल माइल खींचूं तो वो TWI है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब कस्टम्स लॉ वहां तक है, कस्टम्स EZ तक नहीं जाता प्राइमली, क्योंकि उसके लिए एक्सपोर्ट का वो अल्टीमेटली क्या है, रिलेवेंस देखता है।
कि हाँ भाई वो हमारा कस्टम फ्रंटियर है और उस हिसाब से अकॉर्डिंगली 12 नॉटिकल माइल तक हम उसको एज ए टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया मानते हैं, जहां तक हमारे कस्टम्स वाले लोग उसको सेफ गार्ड करेंगे। तो लॉ वहां तक खींचा गया है प्राइमली। लेकिन इनकम टैक्स लॉ या फिर इवन जीएसटी आपको ईजेड तक दिखाई देगी, वो आपको ईजेड तक दिखाई देगी स्टूडेंट। अब इनकम टैक्स के लिए रेलेवेंस क्या है एज फार एज ईजेड इज कंसर्न? तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर उस ईजेड में की जा रही है तो उस पर्टिकुलर केस में वो इनकम टैक्स लॉ उस ईजेड तक अपने आप को एप्लीकेबल कर सकता है। वो इनकम टैक्स लॉ उस ईजेड तक अपने आप को एप्लीकेबल कर सकता है। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। और जैसे कि अब मुझे एक बार ये एप्लीकेबिलिटी आपको पता चल गई है, हाँ पता चल गई है। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लेने के लिए कि क्या लगता है कि ये अमाउंट पे, ये तो नॉन रेसिडेंट हो गया, सिंगापुर के जो फर्म है वो तो नॉन रेसिडेंट हो गई है, तो उसकी कमाई क्या इंडिया में मानी जाएगी? उसको पैसा मिल रहा है ना, क्या पैसा मिला उसे? फीस फॉर टेक्निकल सर्विस। तो फिर क्या उसकी कमाई को हम इंडिया में मानेंगे? एंड द आंसर इज यस। तो इज द इनकम अर्नड इन इंडिया? आंसर इज यस। कैसे कह सकते हो कि द इनकम इज अर्नड इन इंडिया? बिकॉज इंडिया इंक्लूड्स ईजेड। तो इस वजह से ये जो नॉन रेसिडेंट है सिंगापुर फर्म, इन्होंने जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो कमाया है वो कहां पे कमाया है? इन इंडिया। और क्योंकि उन्होंने ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाली जो इनकम है वो इंडिया में कमाई है, इस वजह से क्या वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के दायरे में क्या वो आएगा? एंड द आंसर इज यस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू। स्टूडेंट्स इसको रफली ऐसे कॉपी बस कर लेना। कॉपी कर लिया स्टूडेंट्स आप लोग ने नोटबुक में? इसको बस स्क्रिबल कर देना, बस ये काफी अपने आप के लिए। वैसे स्टूडेंट्स इसका अभी एनआर टैक्सेशन चालू होगा ना अभी यहाँ पे, देखो मैं कैसे यही एक केस स्टडी को और आगे एक्सप्लोर करता हूँ। अभी के लिए इतना काफी है। अभी के लिए मुझे महत्व इसको देना था, ना कि कोई आगे वाले को डिस्कशन को। मेरा बस ई जेड तक का माना था। हाँ बस मैंने अब फाइनली कंक्लूड कर दिया ये कह के कि हम मानेंगे कि ये जो नॉन रेसिडेंट सिंगापुर फर्म है, इसने कहाँ पे ये फीस फॉर टेक्निकल सर्विस की इनकम कमाई है? कहाँ पे कमाई है? इन इंडिया। बस यहां तक मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। इसके इससे ज्यादा जो चर्चा करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, वो एना टैक्सेशन में करेंगे। ठीक है, यहां तक स्टूडेंट्स अगर आप लोग कॉपी कर रहे हो तो कॉपी बस कर लेना। कुछ कुछ चीज तो मैं आपको नोट्स के रूप में ही आपको लिखवाऊंगा, लेकिन ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स ये अपने हिसाब से आप लोग अल्टीमेटली रफली या जल्दी से ऐसे कॉपी बस करके रखिएगा। कॉपी हो गया तो स्टूडेंट्स आगे चले। बताइए जनाब। अच्छा जी आप चलिए, अब आते हैं स्टूडेंट सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 तो डेफिनेशन है। हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फाइनल सीए में, फाइनल सीए की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनल सीए में डेफिनेशन को डेफिनेशन के सेक्शन में आके नहीं देखा जाता है। कभी भी नोटिस करना, यू विल ऑलवेज रेफर डेफिनेशन जब भी कोई टर्म आएगा हमारे सामने और हमें उस टर्म की और उसकी क्लैरिटी चाहिए होगी, तब जाकर ही मैं डेफिनेशन की तरफ मुड़ूंगा। अदरवाइज डेफिनेशन हमें ऐसे सेक्शन 2 में आ गए तो चलो डेफिनेशन कर लो, कोई ऐसा पढ़ाई नहीं करता डेफिनेशन का। यहां पर भी या कोई भी लॉ में, अभी आपके पास तो दो ही लॉ है, डीटी और आईडीटी। आईडीटी में जीएसटी और कस्टम्स में आप डेफिनेशन का कोई चैप्टर अकेले नहीं पढ़ते हैं। आप लोग किसी टॉपिक के अंदर कोई एक टर्म इस्तेमाल किया गया है, उस टर्म को फिर डिफाइन किस तरीके से लॉ में किया गया है, वहां पर जाके आप देखते हो। सेम में यहां पर भी यही होगा। लेकिन तब भी मैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन के 3 प्रकार आपको बता देता हूं। और फाइनल सी में वो कौन सा टाइप है स्टूडेंट जिसको हमें लिटरली आपको लर्न करना पड़ेगा। 3 टाइप के डेफिनेशन है। एक होता है, एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं, कोई भी एक वर्ड आएगा, मान के चलो कोई एक वर्ड दे दिया और उसको बोलते हैं इट मीन, क्या बोल दिया? इट मीन्स।
मीन्स का मतलब जानते हो क्या होगा? अगर कोई भी वर्ड के सामने मीन्स लग गया ना स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन प्राइमरी, ये अपने आप में स्टूडेंट एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है। और ये डेफिनेशन स्टूडेंट जो होगा ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन होंगे लगभग आप समझ के चलना, आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अभी आज ही की क्लास में आने वाला है, अभी की क्लास में अभी आप नेक्स्ट 10-15 मिनट में देख लोगे, 2-4 आप होने वाले हो, रूबरू हो जाओगे आप इस डेफिनेशन के साथ। दूसरा डेफिनेशन आता है स्टूडेंट्स इंक्लूड। कोई टर्म बोल दिया और टर्म के आगे लगा दिया इंक्लूड। कोई एक टर्म लगवा दिया, एक टर्म बोला उसके आगे नाम इट इंक्लूड्स। इसका मतलब, हम ये वर्ड का मीनिंग नहीं बता रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि इस वर्ड में क्या चीज शामिल है। तो इसका वो जो मीनिंग होगा वो आप जनरली समझ लो इसका मतलब क्या होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या चीज शामिल है वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक तरीके से स्टूडेंट्स जानते हो, ये जो इंक्लूड टाइप ऑफ जो डेफिनेशन है, द वर्ड विच स्टार्ट्स विद द वर्ड इंक्लूड, जो डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड जिसका स्टार्ट होता है किससे, विद द टर्म इंक्लूड, एक तरीके से वो क्या कर रहा है, इट इज एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ दैट टर्म। वो उसके मीनिंग को क्या कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है। उसका मीनिंग क्या है वो नहीं बताया, वो कैसे मालूम पड़ेगा, जनरली इसको कैसे आप समझते हो वही उसकी मीनिंग है। हम बस क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसमें क्या चीज शामिल होगा। दैट इज वॉट वी आर टेलिंग टू यू एंड दैट इज वॉट इट इज। इस पर भी आपको आज ही की क्लास में एक झलक दिख जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी ये रीड, तो आपने इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ये रीड लेवल पे आपको तो करनी पड़ेगी। ये तो रीड लेवल पे रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ कुछ टर्म है जहां पे अगर बोला गया है कि हाँ ये इंक्लूड है, तो उसमें क्या इंक्लूड किया गया है, उसमें और क्या शामिल किया गया है, ये कुछ कुछ केसेस में एट एज अ स्टूडेंट लेवल आपको पता रहना चाहिए। प्रोफेशनल में तो अल्टीमेटली आपको तो सभी चीज की जानकारी हो जाएगी, लेकिन स्टूडेंट लेवल पे कुछ कुछ टर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये इस टाइप के दो टाइप के डेफिनेशन आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट इट इज। अभी मैं डेफिनेशन नहीं देख रहा हूं, प्राइमरीली बस यहाँ तक अल्टीमेटली 1 और 2 के बारे में मैंने बताया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। यहां से अब टैक्सेशन लॉ करवट बदलेगा, और अब जो टैक्सेशन लॉ जो बोलने जा रहा है स्टूडेंट्स, वो एकदम अलग होगा फ्रॉम एनी अदर नॉन रेवेन्यू लॉ। जैसे कि कंपनीज एक्ट, कोई दूसरा नॉन रेवेन्यू लॉ लो, यहां से अब जो टैक्सेशन लॉ अब जो बातें बोलना जाएगा वो काफी डिफरेंट होगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस, शुरू करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि कोई भी टैक्स को अगर आपको चार्ज करना है या कोई भी टैक्स आपको अगर कलेक्ट करना है, तो आपके पास एक अथॉरिटी होना चाहिए अंडर द लॉ। So you should have an authority under the law. Only then you can charge the tax from a person. और वो अथॉरिटी लॉ के रूप में आपको दी गई है, और उस लॉ के अंदर आपको बताया जाता है, क्या बताया जाता है, अ टैक्सेबल इवेंट। अ टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट्स आप लोग? टैक्सेबल इवेंट का मतलब यह है कि वो क्या होने पे आप पे टैक्स लगाया जाएगा। जैसे कस्टम्स ड्यूटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये है टैक्सेबल इवेंट, और ये आपको बताता है सेक्शन नंबर 12 में। उसी तरीके से जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो वो सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट सो फार एज अ जीएसटी लॉ इज कंसर्न। तो वो भी उसके लिए अलग से क्या बताया गया, एक चार्जिंग सेक्शन बताई गई है। सेम वे अंडर द इनकम टैक्स लॉ, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। बिल्कुल अरे, सेक्शन नंबर 4
is the charging section, students, of the income tax law? Charging section, students. बधाई हो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पड़ाव में आप आ चुके हो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपकी जो जर्नी शुरू होगी ना टैक्सेशन लॉ की, सबसे पहले द जर्नी दैट यू स्टार्ट ऑफ अ टैक्सेशन लॉ हैज टू बी फ्रॉम व्हाट इज द चार्ज ऑल अबाउट। ये चार्ज जो लगा है वो किस पर लगा है? तो बताइए जनाब, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अब, इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है, तो चार्ज किस पे है? वो क्या होने पे आप पे इनकम टैक्स लग जाएगा? चार्ज किस पे है अंडर द इनकम टैक्स लॉ? बताइए जनाब। देखो कितनी आपकी आंखें खुल जाएंगी स्टूडेंट्स, यही डिस्कशन से कंपैरिजन करते करते। ऑल ऑफ यू बता दो स्टूडेंट्स। मानव, अनय, दर्शन, वेद, जेनिल, बोलते जाइए, मैं देख रहा हूं आपके आंसर्स आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, एक तरीके से बहुत अच्छी कोशिश रही स्टूडेंट्स आप लोगों की। तो जनरली स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि वो इनकम इनकम जो आपने अर्न किया है प्राइमरी, उस पे चार्ज लगा हुआ है, उस पर बनता है चार्ज ऑफ द इनकम टैक्स, इजंट इट? आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये बात ठीक है, लेकिन टेक्निकल लेवल पे अब हमको समझना पड़ेगा कि सेक्शन 4 क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स एक पहले काम करना आप लोग, एक नए पेज में सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ये करके, अब जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं वो आप उसको वैसे ही कॉपी करोगे नोटबुक में। चार्जिंग सेक्शन एक हेडिंग दे देना चैप्टर का, और फिर उसके नीचे प्राइमरी जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो आप लिखोगे। सेक्शन नंबर 4 लिखिए स्टूडेंट्स। मैं आपको वर्बेटिम नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन इसके सारे जो क्रक्स है वो मैं आपको दे रहा हूं सेक्शन नंबर 4 का। द टोटल इनकम of the person for the previous year shall be charged to tax in the कल का 180 घंटे देवरुत, कल का लेक्चर में आपको मैं लिंक दे दूंगा, देख लेना। फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर, 180 आवर्स। नेक्स्ट फॉलोइंग EY। in the next following EY, the total income of the person for the previous year shall be charged to tax in the next following EY। in the next following EY student। अब इसके आगे भी कुछ टर्म है, अभी फिलहाल मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। यहाँ तो स्टूडेंट्स कॉपी कर लिया आप लोग ने, तो प्लीज नोट करके चलना। आप सब लोग ने जो अभी अभी बोला था वो क्या बोला था? इनकम पे था चार्ज। स्टूडेंट्स इनकम पे आपने चार्ज बोला था, जबकि लॉ कहता है कि जो चार्ज है इट इज नॉट ऑन द इनकम बट द चार्ज इज ऑन दी टोटल इनकम। देख रहे हो स्टूडेंट्स आप लोग, चार्ज किस पे बना दिया आपने?
आपने चार्ज बनाया है, इट इज ऑन द टोटल इनकम। और अगर टोटल इनकम पे स्टूडेंट चार्ज है, अब आप देखो छोटी छोटी बातें हैं, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इनकम पे नहीं टोटल इनकम पे चार्ज कर रहा हूं, तो स्टूडेंट कभी भी ध्यान रखना, टोटल जो होता है ना, टोटल किसी एक पीरियड का होगा। जो टोटल करेंगे क्या किसी एक पीरियड का करेंगे? बिल्कुल एक किसी पीरियड का करेंगे। अब वो पीरियड हो सकता है 1 महीना, 1 क्वार्टर, 6 महीना, 1 साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस वजह से, क्योंकि अब आपने चार्ज आपने जो बना दिया है वो इनकम पे नहीं, वो टोटल इनकम पे आपने बनाया है, तो टोटल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस पीरियड का आप टोटलिंग करोगे। तो वो टोटलिंग की जाएगी स्टूडेंट्स, किस पीरियड के लिए टोटलिंग की जाएगी? फॉर द प्रीवियस ईयर। देख रहे हो स्टूडेंट्स, क्यों आया है प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट अंडर द इनकम टैक्स लॉ? क्यों आया है द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस अंडर क्यों आया है द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर अंडर द इनकम टैक्स लॉ? बिकॉज द फैक्ट दैट जो इनकम की जो टोटलिंग की जा रही है, चार्ज इनकम पे नहीं है, चार्ज किस पर है? इट इज ऑन द टोटल इनकम। तो टोटल हमें करना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। टोटल हमें करना पड़ेगा स्टूडेंट्स किस पे? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। और वो पीरियड स्टूडेंट्स होगा अ प्रीवियस ईयर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और प्रीवियस ईयर को एक्ट में डिफाइन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगा ये आगे चल के पीजीबीपी के टॉपिक में। प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पीजीबीपी के टॉपिक में। अभी के लिए ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च। तो एक फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है उसकी टोटलिंग हमें करनी है, वो उस पे बनेगा द चार्ज। तो ये चीज नोटिस करना। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट इनकम टैक्स में क्यों आया है, कोई अगर आपको ऐसा पूछेगा, तो जवाब क्या होगा? क्योंकि इनकम टैक्स लॉ में जो चार्ज है वो इनकम पे नहीं है, इट इज ऑन द टोटल इनकम। और टोटल मुझे करना है तो किसी एक पीरियड का करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो पीरियड जिसकी टोटलिंग मुझे करनी है, वो एक फाइनेंशियल ईयर की मुझे टोटलिंग करनी है, और उस फाइनेंशियल ईयर को हम बोलेंगे द प्रीवियस ईयर, और उस फाइनेंशियल ईयर को बोलेंगे द प्रीवियस ईयर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सारी जनता क्लियर इस बात को लेके? बताइए जरा, ऑल ऑफ यू। दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। अच्छा, मैं लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इस पे नोट्स भी आपको मैं देने वाला हूं। उस पे नोट्स भी मैं देने वाला हूं स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है, व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम? मुझे एक फाइनेंशियल ईयर का टोटलिंग करना है, मुझे एक फाइनेंशियल ईयर का टोटलिंग करना है। ध्यान से सुनना, मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, मुझे एक फाइनेंशियल ईयर का टोटलिंग करना है, अप्रैल से मार्च का मुझे टोटलिंग करना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम कि आप टोटलिंग कर सकते हो? व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम when you are in a position to do the totaling of the income? वो कौन सा है अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप इनकम की टोटलिंग कर सकते हो? मुझे आप अर्लीस्ट टाइम बताओ। मान के चलो कि एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फाइनेंशियल ईयर, एक मिनट, एक फाइनेंशियल ईयर दे रहा हूं आपको। फाइनेंशियल ईयर है आपका 24-25। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 चल रहा है, 24-25 चल रहा है ना? ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 24-25 चल रहा है। तो अब मुझे बताइए 24-25 की जो इनकम है, इस इनकम की मुझे टोटलिंग करनी है। तो मुझे बताइए व्हाट इज द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम की टोटलिंग कर सकता हूं?
अने, दर्शन, सारे स्टूडेंट्स, जिया, प्रिंस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। दर्शन, 15 मार्च तो आप कहाँ चले गए? वो 44 AB का आप एडवांस टैक्स का ड्यू डेट पे आ गए आप। एडवांस टैक्स की अब बात नहीं कर रहा हूं, मुझे टोटल करना है इनकम की। तो अगर अर्लीस्ट से अर्लीस्ट अगर करना चाहूं मैं, अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट मानव अमातुल्ला, तो अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट भी अगर मैं करना चाहूं ना, तो मैं 1 अप्रैल 2025 का डेट मेरा बनता है। ये डेट मेरा बनता है अर्लीस्ट डेट। अर्लीस्ट डेट में लिख सकता हूं कि अगर मुझे इस इनकम की अगर टोटलिंग करनी है, तो अर्लीस्ट डेट मेरी हो सकती है 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद। ऐसे बोलूंगा ना, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गया। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद, इसका मतलब मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में आ गया। तो अगले फाइनेंशियल ईयर को क्या बोला जाएगा? अगले फाइनेंशियल ईयर को बोला जाएगा द असेसमेंट ईयर। क्यों असेसमेंट ईयर अगले फाइनेंशियल ईयर को बोला जा रहा है? क्योंकि वही साल है जब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकम की टोटलिंग कर रहा हूं, जिस पर चार्ज लगा हुआ है। चार्ज किस पर है? चार्ज किस पर है? इट इज ऑन द टोटल इनकम। तो टोटलिंग में जो कर पा रहा हूं, अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट भी अगर करना चाहूं, तो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद ही कर सकता हूं। इसका मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर को ही मैं अपनी टोटल इनकम कंप्यूट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं जो असेसमेंट कर पाऊंगा अपनी टोटल इनकम का, वो बताइए कब कर पाऊंगा? ओनली इन द असेसमेंट ईयर। तो इस वजह से जो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट है, देख रहे हो कैसे अल्टीमेटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर में आप इनकम कमा रहे हो, और उसकी टोटलिंग या उसकी असेसमेंट जो की जाएगी, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में की जाएगी, और वो बन जाएगा आपका द असेसमेंट ईयर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। मैं नोट्स में दूंगा आपको, डोंट वरी। अभी आप एक बार पकड़ लेना फ्रेंड्स, क्योंकि ये चीजें, ये कमियां थी इंटर सीए में, जो हम लोग इसको अच्छे से पकड़ नहीं पाए। इसी चीज को मैं एक तरीके से भरपाई कर रहा हूं, ताकि ये दिमाग में एकदम से बैठ जाए यहाँ पे। अब मैं आपको एक ऐसा बात बताऊंगा जिससे अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब आप एकदम एक एक्सपर्ट लेवल में बात करना चालू करोगे। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आपने जीएसटी वीएसटी या कस्टम्स पढ़ा हुआ है? या कस्टम्स लॉ में अब आपको स्टूडेंट देखो, सिर्फ रटना नहीं है, आपने अभी अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, आपको अप्लाई करना है, बोथ एज ए सीए फाइल स्टूडेंट्स एज ऑल्सो एज ए प्रोफेशनल। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब आप कैसे मैच्योर होंगे? कल आप नए नए कानून खुद से पढ़ने जाओगा भाई, यहां तक तो हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे। कल जब आप एज ए प्रोफेशनल जाओगे, ऐसे ऐसे नए नए कानून बनते जाएंगे देश में, आपको खुद अकेले पढ़ना पड़ेगा। आप में उतना दिमाग में सक्षमता रहनी चाहिए, मैच्योरिटी रहनी चाहिए, कि अब आप अकेले ही कोई कानून को पढ़ सकते हो, डेसिफर कर सकते हो, उस पर एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक कंपेरेबल देता हूं। मुझे बताओ कि क्या कस्टम्स लॉ के अंदर या फिर क्या जीएसटी लॉ के अंदर आपने प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर का कोई कंसेप्ट देखा है? डिड यू फाइंड आउट इन द कस्टम्स लॉ और इन द जीएसटी लॉ द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर? बताइए, मिला आपको ये कंसेप्ट प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का? मैंने मानव वहां के भी चार्जिंग सेक्शन में देखा था आपने? एंड आंसर इज नो, पार्थ, नहीं देखा था आपने, और मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो चार्ज है ना स्टूडेंट्स, वहां पे ऐसा लिखा नहीं है द टोटल इंपोर्ट फॉर अ पीरियड, ऐसा लिखा नहीं है। चार्ज उस पर जो है ना, वो किस पर है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, जेनिल, उस पर है आपका द चार्ज। द चार्ज इज ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। ऐसा लिखा है टोटल इंपोर्ट, तो टोटल लिखते तो पीरियड हो जाता। पीरियड होता तो फिर भाई कब असेसमेंट करोगे वो देखा जाएगा। वो है ही नहीं, पीरियड वाइज है नहीं। इट इज नॉट अ पीरियड बेस्ड चार्ज,
इट इज द ट्रांजैक्शन बेस्ड चार्ज। देख रहे हो, ट्रांजैक्शन बेस्ड लॉ है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड चल रहा है। जीएसटी, क्या जीएसटी का जो चार्ज है वो क्या टोटल सप्लाई पर है? टोटल सप्लाई फॉर अ पीरियड, उस पर चार्ज लगा रहे हो? नहीं, वो सिर्फ सप्लाई पर है। और इस वजह से नोटिस किया आपने, हर इनवॉइस पे आपको क्या आता है? जीएसटी का चार्ज आ जाता है। एवरी इनवॉइस द चार्ज ऑफ जीएसटी इज देयर। व्हाई? बिकॉज वो क्या है? ट्रांजैक्शन बेस्ड लॉ है। हर ट्रांजैक्शन में चार्ज लगती है वहां पे। जबकि इनकम टैक्स लॉ ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं है। इनकम टैक्स लॉ क्या है? इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ बताइए किस पर है स्टूडेंट्स? इट इज ऑन पीरियड। पीरियड वर्सेस ट्रांजैक्शन। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सारे स्टूडेंट्स क्लियर है इस बात को लेके? अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है ना यहाँ पे? अब देख रहे हो किस तरीके से अब इनकम टैक्स ने अपना रास्ता अलग कर लिया है फ्रॉम द कस्टम्स एंड द जीएसटी लॉ वहां पे। क्योंकि वो जो लॉ चल रही है वो अब ट्रांजैक्शन बेस्ड चल रही है, जबकि ये जो लॉ है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड नहीं है, वो एक पीरियड बेस्ड है। एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। और ये पूरी टोटल करनी पड़ेगी एक पीरियड के लिए, जिस पीरियड का नाम है प्रीवियस ईयर। और जो अर्लीस्ट डेट जो हम इसकी जो कर सकते हैं टोटलिंग, वो 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ही हम इसकी क्या कर सकते हैं? टोटलिंग। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को ही इसकी असेसमेंट की जा सकती है। एंड हेंस द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन, एवरी वन ऑफ यू। फाइन स्टूडेंट्स, नोट्स लिखवा दूं थोड़ा सा आपको? आइए थोड़ा सा नोट्स इस पे लिख लिया जाए स्टूडेंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये डेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। वेद, ये जो डेट है ना, सॉरी, ये जो डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। आप लोग इसको हल्के में मत लीजिए डेट को स्टूडेंट्स। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन दिस रिगार्ड। स्टूडेंट्स, आपको आईडीटी में पता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे कि कस्टम्स में भी एक रेलेवेंट डेट का कंसेप्ट है। कस्टम्स में पता है कि पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी आज फिर पढ़ोगे आगे चल के, रेलेवेंट डेट है वहां पे। जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई है। ये क्या है? ये किस पर एम्फेसिस दे रहे हैं? वो डेट पे अल्टीमेटली फोकस किया था। वो डेट की अहमियत क्या है स्टूडेंट्स? क्यों इतना इंपॉर्टेंस उस डेट का बनता है? और इनकम टैक्स लॉ में भी क्या ऐसा कोई डेट है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है? एंड द आंसर इज यस। वो कौन सा डेट है स्टूडेंट्स, उसकी चर्चा मैं नोट्स के बाद करूंगा। पहले आप थोड़ा नोट्स लिख लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे नोट नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स, नोट नंबर 1 लिखेंगे। द चार्ज इज नॉट on the income but on the total income of a person. The charge is not on the income but on the total income of the person. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज नोटिस करना, मैंने नोटिस किया स्टूडेंट्स लोगों की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब देखो, बहुत स्टूडेंट्स की दिक्कतें होती है ना लिखने में, वो डगबगा जाते हैं, उनसे सेंटेंस फॉर्मेशन बनती नहीं है। मैं आपको स्टूडेंट एक तरीका बोलता हूँ, बस इतना कर लो, मैं आपको बताऊँ बेस्ट पेपर अवार्ड कमाल हो गया। आप लोग स्टूडेंट्स एक आदत डाल देना सेंटेंस छोटे छोटे करने का। भाई मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं बड़े बड़े सेंटेंस लिख सकता हूं। आई कैन इजिली गो एंड राइट बिग सेंटेंसेस एंड ऑल, जिसमें एक ही फुल स्टॉप रहेगा, 4 लाइन में एक फुल स्टॉप मिलेगा आपको। मैं वो लेवल का सेंटेंस बना सकता हूं। आपको अच्छा भी लगेगा
देखने में, सुनने में, लेकिन आप वो कर ही नहीं पाओगे। वो करने के लिए स्टूडेंट्स आपको बहुत सालों की एक लेवल की प्रैक्टिस लगती है कि आप खुद से अल्टीमेटली क्या हो सकते हैं, कानून आप बना सकते हो। अगर मुझे एक लेजिस्लेशन बोला जाए कि भाई बता दो कि कैसे एक लेजिस्लेट करो, मैं वो कर सकता हूं, क्योंकि वो उतने लेवल का अल्टीमेटली मेरा प्रैक्टिस है। अब आप लोग का प्रॉब्लम है कि आप पढ़ते वो लॉ हो और फिर आपको लगता है कि आपको वही उतारना है। नहीं उतार पाओगे स्टूडेंट्स। मैं पहले डे पर ही आपको आपकी कमजोरी बता रहा हूं, और कमजोरी ये दूर नहीं की जा सकती है। कम से कम तो मैं 3 सब्जेक्ट तो बोल ही दूंगा आपको, एक है ऑडिटिंग, एक डायरेक्ट टैक्स, और आपका है इनडायरेक्ट टैक्स। पढ़ रहे हो आप लॉ, लॉ में जिस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन की जाती है ना, वही सेंटेंस फॉर्मेशन अल्टीमेटली आप उतार नहीं पाओगे। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको सेंटेंसेस को तोड़ने हैं, तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करना है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। मैंने किया द चार्ज इज नॉट ऑन द इनकम बट ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। मेरा एक छोटा सा सेंटेंस, इनकम पे चार्ज नहीं है, चार्ज है ऑन द टोटल इनकम। मैं इसको खींच सकता था आगे, फुल स्टॉप के पहले मैं और लिख सकता था, यहीं पर मैं अपनी बात को कंप्लीट भी कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, और एक छोटा सेंटेंस प्राइमरी, ताकि क्या हो जाए, अल्टीमेटली मैं बच पाऊं। नहीं तो क्या होता है मालूम है, मुझे पता है आंसर, लेकिन जब मैं लिखने जा रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, एग्जामिनर समझ ही नहीं पा रहा है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट्स, एग्जामिनर तक आपकी बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, कि आप जो समझ रहे हो वही आपने लिखा है, और वही चीज अल्टीमेटली एग्जामिनर समझ रहा है। नहीं तो आपने एक चीज समझी, आप कुछ और लिख रहे हो, और एग्जामिनर कुछ और ही समझ रहा है, और इस वजह से इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा आपके मार्क्स में। एंड दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट यू आर मेकिंग इट वेरी क्लियर। 3 सब्जेक्ट, ऑडिटिंग, डायरेक्ट टैक्स और आईडीटी, इसमें बड़े बड़े सेंटेंस अल्टीमेटली आपको मिलते हैं, जिसकी फुल स्टॉप लगती है 2 या 3 लाइन के बाद। आपको वो सेंटेंस को तोड़ने पड़ेंगे, तोड़ तोड़ के अल्टीमेटली आपको अल्टीमेटली चलना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको करवा रहा हूँ। तो द चार्ज इज नॉट ऑन द इनकम बट ऑन द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन। देयरफॉर, नहीं देयरफॉर नहीं लिखो, नीचे लिखो, द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन a person can compute its total income is 1st April of next financial year, 1st April of next financial year and thereafter. अरे यार, therefore the period for which यार, therefore students please इसको हटा दो, the period for which the totaling is undertaken is known as the previous year, which is the financial year। अभी वैसे आपको फाइनेंशियल ईयर बता रहा हूँ। पीजीबीपी में स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का मतलब थोड़ा चेंज होने वाला है पीजीबीपी के टॉपिक पे। फर्दर, द पीरियड इन विच, देख रहे हो एक वर्ड का ही हेर फेर है, एक ही वर्ड का हेर फेर है, बताइए वो वर्ड क्या है।
ये चीज छोटी छोटी बातें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। मुझे बताओ कि वो कौन सा वर्ड है जिसको मैंने चेंज किया है। अहमदुल्ला, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाई द टर्म। अभी अरे का क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, एक क्वेरी पूछिए। देख रहे हो स्टूडेंट्स, फर्क आपके सामने है। जिस पीरियड के लिए टोटलिंग की वो प्रीवियस ईयर कहा जाता है। तो जिस पीरियड के लिए, फॉर विच, ठीक है, तो जिस पीरियड के लिए हमने टोटलिंग की वो प्रीवियस ईयर है, इजंट इट। और यहां पे मैंने क्या लिखा है, इन विच। टोटलिंग मैंने कब किया उसको मैं असेसमेंट ईयर का दर्जा देता। फर्दर नहीं, इन विच, फॉर विच और इन विच है। पीरियड फॉर विच टोटलिंग इज डन इज प्रीवियस ईयर। जिस पीरियड के लिए टोटलिंग की वो बनेगा मेरा प्रीवियस ईयर। और टोटलिंग मैंने कब किया, टोटलिंग इन विच पीरियड हैव डन इट, उसे मैं कहूंगा असेसमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहां पे जब मैं असेसमेंट ईयर, ध्यान से सुनना, अनय आपका मैं आंसर का जवाब दे रहा हूं। अब मैं अगर असेसमेंट ईयर में बैठूं टोटलिंग करने के लिए, असेसमेंट ईयर में अगर मैं बैठूं स्टूडेंट्स टोटलिंग करने के लिए, तो पिछला पीरियड मेरा क्या बन जाएगा, प्रीवियस ईयर ही हो जाएगा ना। क्योंकि मैं टोटलिंग कब कर रहा हूं, कब कर रहा हूं मैं टोटलिंग, असेसमेंट ईयर में। तो असेसमेंट ईयर में अगर मैं टोटलिंग करने के लिए बैठा, किस पीरियड के लिए, पिछले पीरियड के लिए, तो पिछले पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर। यही होगा ना। मैं बैठा कब हूं टोटलिंग करने के लिए, कब बैठा हूं टोटलिंग करने के लिए, इन द असेसमेंट ईयर। तो जब मैं असेसमेंट ईयर में बैठा हूं टोटलिंग करने के लिए, तो किस पीरियड का टोटलिंग कर रहे हो, पिछले पीरियड का टोटलिंग कर रहे हो। तो पिछले पीरियड को क्या बोला जाएगा, प्रीवियस ईयर। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? सारी जनता क्लियर है इस बात को लेके? एंड दैट एग्जैक्टली द पॉइंट, दैट इज द ओरिजिन ऑफ द टर्म प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। अब नोटिस करना स्टूडेंट्स आप लोग, असेसमेंट ईयर, थोड़ा ध्यान से, बहुत केयरफुली, बहुत ही केयरफुली, प्रीवियस ईयर का रेलेवेंस इतना ही है, जो भी काम किए जाते हैं वो असेसमेंट ईयर में ही किए जाते हैं। जो भी काम किए जाते हैं वो असेसमेंट ईयर में किए जाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं स्टूडेंट्स, थोड़ा केयरफुली आपसे कुछ चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूं स्टूडेंट, थोड़ा सा सोचना। हो सकता है कि मेरा क्वेश्चन प्री मैच्योर हो, तब भी मैं रिस्क उठाने का वो रखता हूं, कि जज्बा रखता हूं कि चलो रिस्क उठा ही लिया जाए। मुझे बताइए, टॉपिक टीडीएस का जब आएगा, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये बातें कोई भी आपको नहीं बताएगा।
जो अब आप पहली क्लास में ही इसको डिकोड करने जा रहे हो। टीडीएस के टॉपिक में क्या आपको जब टीडीएस डिडक्ट करने की बात आएगी तो उस टॉपिक में क्या प्रीवियस ईयर का कोई टर्म इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं? सोच के बोलना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इस समय के लिए बहुत ही एक मजबूत और कठिन प्रश्न पूछा गया है। टीडीएस के टॉपिक के अंदर क्या आपको ये टर्म प्रीवियस ईयर दिखेगा? टीडीएस काटना होता है ना आपको, जो पेमेंट करते हो, तो उस पेमेंट पे जब टीडीएस काटना होता है तो वहां पे कोई प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये टर्म इस्तेमाल होंगे? ध्यान से सोच के मुझे बताओ। आपकी माइंड ऐसी डेवलप होगी और कोई तरीका नहीं है माइंड डेवलप करने का स्टूडेंट्स। और देखना, एक टॉपिक में रह के मैं कितने टॉपिक आपका करवाने वाला हूं आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। जब तक आप मॉड्यूल 2 में आओगे ना, तो मॉड्यूल 2 में इतनी तेजी की रफ्तार से आप लोग चलोगे, आपको यकीन नहीं होगा। हमने ऐसा बोलोगे कि हमें तो यकीन नहीं था कि इतनी तेजी से हम लोग आगे बढ़ गए। अने मानव, देवव्रत, प्रिंस, जेनिल, पार्थ। तो यहां पर अब आप समझ रहे हो ना इस बात को। वहां पे आपने आज ट्रांजैक्शन किया, आपने पेमेंट दिया, और उसी पेमेंट पे आपको टीडीएस की ऑब्लिगेशन बनी। क्या ऐसा होता है कि इस प्रीवियस ईयर में जो पेमेंट आप करते हो आपको अगले एवाई में उसका टीडीएस काटना पड़ता है? ऐसा है वहां पे? आंसर इज नो। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का ये जो जुगलबंदी है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जो जुगलबंदी है, ये जुगलबंदी किसके लिए होती है स्टूडेंट्स? फॉर टोटलिंग ऑफ द इनकम। एक बार इनकम की टोटलिंग कर लो, उसके बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर लो। एक बार टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाए उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल कर देना। ये सीक्वेंस आपको पता चल रहा है ना अब? तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की जो जुगलबंदी हो रही है वो किसके लिए हो रही है? टोटलिंग करने के लिए, इनकम की टोटलिंग करने के लिए। एक बार इनकम की टोटलिंग हो जाए उसके बाद टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर लो। एक बार टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाए उसके बाद रिटर्न फाइल कर देना। ये है रेलेवेंस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट का प्राइमरी। जुगलबंदी किसके लिए है? फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, देयर आफ्टर द टैक्स लायबिलिटी। एक बार टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाए देन फाइल योर रिटर्न। प्राइमरी, दैट इज इट। अगर आप इनकम की टोटलिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप इनकम की टोटलिंग नहीं कर रहे हो या आपका उसके साथ कोई वास्ता ही नहीं है, आपको टोटल इनकम से कोई वास्ता नहीं है, आपका टोटल इनकम से कोई भी वास्ता नहीं है, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने ये कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट? द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर नहीं लगाना है टीडीएस के टॉपिक के अंदर। इस वजह से आपको जो ऑब्लिगेशन है टीडीएस डिडक्ट करने की, वो कोई टोटल इनकम पर नहीं है, वो है ऑन द पेमेंट दैट यू हैव मेड इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। एंड दैट इज द रीजन वाई, दैट इज द रीजन वाई स्टूडेंट्स, वहां पे उस पूरे चैप्टर में आपको प्रीवियस ईयर और एवाई का टर्म दिखेगा नहीं। वहां पर जो टर्म आपको दिखेगा दैट वुड बी ओनली अबाउट फाइनेंशियल ईयर। गलती से भी स्टूडेंट नोटिस करना, मैं आपको बता रहा हूं, सीए फाइल का पेपर मैं देखता हूं, काफी स्टूडेंट्स जब नहीं क्लियर करते हैं और जब पेपर देते हैं, उनका टीडीएस और टीसीएस का आंसर देखना, उस टीडीएस और टीसीएस के आंसर में प्रीवियस ईयर ये टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचो, एग्जामिनर जब वो चेक कर रहा है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ रहा है कि ये बच्चा अब सीए बनने वाला है, और सीए बन के ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट या टीडीएस वाले टॉपिक में बात करेगा। तो आपने कितना भी अच्छा इंप्रेशन जमाया होगा ना एग्जामिनर के माइंड में, इन द अर्लियर आंसर्स, कितना भी अच्छा इंप्रेशन जमाया होगा, ये एक दो आप कर दो कमिट, क्राइम कर दो, वो आपको नहीं माफ करेगा, माफी नहीं मिलेगी ये सब चीजों के लिए, पक्की बात है। एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दीस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। तो इस वजह से यहां पर स्टूडेंट्स क्या हम लोग कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में,
कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये जो जुगलबंदी है ये हर उस केस में इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे रेलेवेंस है किसका, ऑफ टोटल इनकम, ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो जो जो कंसेप्ट इन तीन में से किसी भी टर्म से जुड़े होंगे वहां पे ये टोटल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप दैट ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस वन। कोई भी डाउट नहीं होगा आपके दिमाग में इन दिस कॉन्टेक्स्ट। फाइन। अब एक चीज नोटिस करना, यहां पे ये लिखना बहुत जरूरी, इवेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये एक नोट लिखो फ्रेंड्स। असेसमेंट ईयर की क्या इवेंट होती है? असली खेल तो असेसमेंट ईयर का है। क्या क्या करते हो असेसमेंट ईयर में? तो शुरू करते हैं हम, सबसे पहला इवेंट होता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अभी जो मैंने बताया ना आपको, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर। इसके बाद दूसरा इवेंट क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और एक बार टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हो जाए उसको पे कर दो, और फिर अब क्या हो जाएगा, फाइलिंग ऑफ आरओआई, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम स्टूडेंट्स। I hope that all of you are clear with this one. अब आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स? याद करो, इंटर सी में आप लोग पहला क्वेश्चन करते थे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए। प्रीवियस ईयर लिखते थे ये, असेसमेंट ईयर लिखते थे ये। आप तो लिख ही देते थे बिना सोचे समझे। अब आपको उसका रेलेवेंस मिल रहा है कि किस पीरियड के लिए कर रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर है। कब कर रहे हैं, ये असेसमेंट ईयर है। किस पीरियड के लिए कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, कब कर रहे हैं वो मेरा असेसमेंट ईयर है। और असेसमेंट ईयर में वो क्या इवेंट है ये आपको बता दिया गया है, और ये बताया गया है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और तीसरा बनता है स्टूडेंट्स फाइलिंग ऑफ आरओआई। अब सुनिए ध्यान से, आरओआई वाला चैप्टर आएगा आपके पास, असेसमेंट प्रोसीजर, जो मैं सबसे लास्ट में करूंगा क्योंकि थियोरेटिकल नेचर का है। अब आप मुझे बताओ, आपने या आप लोगों ने अभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने आर्टिकलशिप के दौरान, आपने नोटिस किया है स्टूडेंट्स एक चीज, वहां पे बोला जाता है रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। सुना आपने ऐसा कभी कुछ? रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, उस असेसमेंट ईयर का रिटर्न। क्यों बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम को एसोसिएट किया जाता है असेसमेंट ईयर के साथ? क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट है प्राइमरी, ये ये असेसमेंट ईयर का इवेंट है। तो द इवेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ आरओआई, जो इवेंट है रिटर्न ऑफ इनकम की फाइलिंग को लेके, वो इवेंट एक किसका स्टूडेंट्स? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, दिस इज द इवेंट ऑफ द असेसमेंट ईयर, एंड देयरफॉर वी ऑल से, ब्रैकेट में लिख दो, रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दी रेलेवेंट एवाई। आर ए वाई का फुल फॉर्म है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। क्यों ये एवाई से संबोधित किया जाता है? क्योंकि ये उस एवाई में ही क्या करते हो, आप रिटर्न फाइल करते हो फॉर द प्रीवियस ईयर, लेकिन फाइल होता है ये एवाई में फॉर द प्रीवियस ईयर, और इस वजह से बोला जाता है बताइए किस एवाई का रिटर्न फाइल कर रहे हो आप। तो ये एवाई का इवेंट के साथ उसको अल्टीमेटली एड्रेस किया जाता है कि हाँ ये इस एवाई का रिटर्न फाइल कर रहा है, तो ये इस एवाई का उससे क्या कर दिया, रिटर्न फाइल करवा दिया, क्योंकि ये इवेंट इस एवाई का है, इस असेसमेंट ईयर का है।
एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बातें थी इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, और यहां पर अल्टीमेटली ये पॉइंट आ रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट्स यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 आइए, और नोट नंबर 2 का द कंसेप्ट ऑफ relevant date in the income tax law। आइए, द कंसेप्ट ऑफ relevant date in the income ITL, ये मैं लिख रहा हूं, इन द इनकम टैक्स लॉ। स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए अभी आप लोग। तो क्या है वो कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट डेट इन द इनकम टैक्स लॉ, वो हम लोग स्टूडेंट जान रहे हैं। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनना। अभी जैसे नोट नंबर 1 में ही आपने मुझे क्या बोला, सर अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो होगा अगर आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी, वो है 1 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी अभी आपने बोला ना ये the earliest point of time when you will have to compute your total income or tax liability, वो कब कर सकते हो, 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये आप लोग मानते हो? ठीक है। इस वजह से वैसे कोई करता नहीं है, आपको तो पता ही है, सारे के सारे कंपटीशन रिटर्न के ड्यू डेट के 1 या 2 दिन पहले हो रहे हैं। आपसे बेहतर और कौन जानता है स्टूडेंट्स, मेहनत तो आप ही ने करना है, रात रात तक आप ही ने जगना है, isn't it? ये आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन लॉ क्लियर है कि अर्लीस्ट डेट अगर किसी ने भी कंप्यूट करना है टोटल इनकम एंड इवेंचुअली देयर टैक्स लायबिलिटी, तो 1 अप्रैल ऑफ दैट एवाई वो क्या कर सकता है, कंप्यूट कर सकता है। दैट इज व्हाट द लॉ सेज। इस वजह से ध्यान से सुनना, इस वजह से जो भी लॉ है स्टूडेंट्स, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन स्टूडेंट्स, वॉट एवर इज द लॉ विच इज एप्लीकेबल, मेरे वर्ड्स को अब बहुत ध्यान से सुनना, whatever is the law which is applicable as on the 1 April of the assessment year, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा, एनफोर्सेबल होगा, कब, ऑन 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर, तो उस लॉ के हिसाब से ही क्या किया जाएगा, उस लॉ के हिसाब से ही क्या किया जाएगा, कंप्यूट किया जाएगा द टोटल इनकम एंड इवेंचुअली द टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूट किया जाएगा द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस, कंप्यूट किया जाएगा टोटल इनकम एंड इवेंचुअली द टैक्स लायबिलिटी। तो लॉ किस दिन का होना चाहिए, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर। जो भी लॉ जो एप्लीकेबल होगा उस दिन पे, उसके मुताबिक ही हम अपनी टोटल इनकम या टैक्स लायबिलिटी को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एवरीवन स्टूडेंट्स बताइए। और ये है इनकम टैक्स लॉ का रिलेवेंट डेट। अब आपने पता नहीं कि ये लो आपने स्टूडेंट्स महसूस किया है कि नहीं, कभी स्टूडेंट्स आपने इन लास्ट 3-4 सालों में जब भी अमेंडमेंट पढ़ा होगा, जब भी अमेंडमेंट पढ़ा होगा, अब मान के चलो अभी आपका बजट स्टूडेंट्स, एक अभी मैं क्या करवा रहा हूं आपको, किस प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर 24-25 की बात हो रही है, असेसमेंट ईयर 25-26। मैंने आपको बताया कि आप लोगों का जो बजट है फाइनेंस एक्ट 2024, अभी जो फाइनेंस एक्ट जो दूसरा बजट हुआ है उस केस में फाइनेंस एक्ट 2024 में ये पर्टिकुलर ये बजट है, इसमें जो अमेंडमेंट्स हुए ना स्टूडेंट्स, यहां पे नोटिस करना, इस पे जो अमेंडमेंट हुए,
आप लोग नोटिस करना, अमेंडमेंट में आपको ऐसे वर्ड्स आते हैं, ये ऐसे वर्ड काफी आएंगे, W.E.F, जिसको हम लोग बोलते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो विथ इफेक्ट फ्रॉम बहुत सारे आपको मैं अमेंडमेंट से दो चार करवा दूंगा थोड़े टाइम के बाद, तो आपको बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे मिलेंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, बहुत सारे अमेंडमेंट ऐसे मिलेंगे। बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो आप। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका क्या रेलेवेंस हुआ, इसका रेलेवेंस क्या हो गया, ये अमेंडमेंट ऐसा क्यों बोल रहा है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। अब मुझे बताइए, इस प्रीवियस ईयर का इस प्रीवियस ईयर का कंपटीशन कब करोगे, अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अर्लीस्ट टाइम 1 अप्रैल 2025। तो क्या क्या ये अमेंडमेंट इस डेट पे, क्या ये अमेंडमेंट स्टूडेंट्स इस डेट पे क्या लागू था, क्या ये अमेंडमेंट इस डेट पे एप्लीकेबल हो गया है, हाँ हो गया है। तो क्या इस अमेंडमेंट के मुताबिक, क्या इस अमेंडमेंट के मुताबिक मुझे टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 क्या मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा इन द असेसमेंट ईयर, क्या इस अमेंडमेंट के मुताबिक मुझे टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 क्या मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा इन द असेसमेंट ईयर, बताइए। अमेंडमेंट के मुताबिक क्या मुझे कंप्यूट करना पड़ेगा या नहीं, दैट द आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि द लॉ जो भी इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 को, जो भी लॉ इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2025 को, उस लॉ के मुताबिक ही आपने कंप्यूट करना है टोटल इनकम। ये इनकम टैक्स का रेलेवेंट डेट है। तो अगर कोई अमेंडमेंट अगर ये बोल दे कि ये अमेंडमेंट लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, ये अमेंडमेंट लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट की एप्लीकेबिलिटी 1 अप्रैल 2025। अच्छा, 1 अप्रैल 2025 को अगर आपको बैठना है कंप्यूटेशन करने के लिए ऑफ द टोटल इनकम, तो किस प्रीवियस ईयर का करोगे आप, प्रीवियस ईयर 24-25 का। तो क्या प्रीवियस ईयर 24-25 की जब टोटल इनकम कंप्यूट की जाएगी, जो कि की जाएगी इन द असेसमेंट ईयर, तो क्या हमें उस अमेंडमेंट को भी कंसिडर करके लेना पड़ेगा, एंड द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज यस। मुझे फिर उस अमेंडमेंट को भी कंसिडर करके मुझे अपनी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम करनी पड़ेगी। तो ये होती है, आप नोटिस करना बहुत जगह पे आपको ये दिखने वाला है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बहुत जगह पे दिखेगा आपको अमेंडमेंट, जब देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा। कभी कभी स्टूडेंट्स ये ऐसे अमेंडमेंट भी आपको मिलते हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। इसका मतलब, इसका मतलब क्या होगा, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, अमेंडमेंट कर रहे हो 2024 में, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट कहां से बनाई आपने, 1 अप्रैल 1962, उसकी इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 1962 से बना दी। ऐसे अमेंडमेंट को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव इसको बोला जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिवली ये अमेंडमेंट को लागू कीजिए, रेट्रोस्पेक्टिवली इस अमेंडमेंट को लागू कीजिए। और ये जो अमेंडमेंट है, जो पहला वाला केस है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव, मतलब आगे से इसको लागू कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 अप्रैल 2025
में जब ये बोला गया तो इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको आगे से या क्या करेंगे, लागू कीजिए, प्रोस्पेक्टिव, आगे से। और अगर पिछला डेट को अगर वो बेंचमार्क बना ले, वहां से अमेंडमेंट लागू होगी, तो ये बोला जाएगा इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट किया 24 में, लेकिन उसको लागू करना है मुझे पीछे से। तो ऐसे हालात में आप देखोगे आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। मैं इसके कॉन्सिक्वेंस नहीं बता रहा हूं, क्योंकि सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये कैसे लागू कर सकते हैं 2024 में 62 का वो करके क्या करना चाह रहे हैं, कैसे लागू होगा, ये कैसे लागू होगा ना, ये सारे आंसर अल्टीमेटली बताऊंगा। अभी मुझे आपका दिमाग को थोड़ा ब्रॉडन करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके चलेंगे, लेकिन एक ब्रॉड बेस आपका माइंड बनाना है, क्योंकि आपको स्टूडेंट्स अभी जो आप समझोगे ना, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आप अपने फाउंडेशन अब तैयार कर रहे हो। क्या लिखना है, क्या बोलना है, इसका मीनिंग क्या है, इसको क्या हम समझते हैं, एक एक करके अल्टीमेटली सब चीजों का हम लोग अल्टीमेटली वो चीज करके हम लोग पहुंचेंगे टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स एक नोट लिखोगे कि अभी सब लोग इस पर, ऑल ऑफ यू, कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड इन द इनकम टैक्स लॉ, मैं नोट लिखवा रहा हूँ। नोट लिखोगे स्टूडेंट्स आप लोग सभी लोग। दी अर्लीस्ट point of time to compute the total income for the previous year is 1st April of the relevant table. Full stop. For example, for previous year 24-25, the earliest point of time to compute the total income is 1st April 2025. मैं आपको थोड़ा एक चीज बताऊं, आपको कल मैंने आपसे ये बात छूट गई थी, ये बात नहीं बोला आपको, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स। आईसीआई ने पेपर जो आपको सीएफआई में जो कम करवाए हैं, उस पर ये भी बात जब मैंने राजकुमार अडुकिया जी से जब बात हुई थी, तो उन्होंने ये भी स्पेसिफिकली बोला कि स्टूडेंट्स का फाइनल सीए स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी हमने देखा है अबाउट देयर रिटन कम्युनिकेशन, बहुत उनकी खराब रहती है। मतलब कि हम फाइनल सीए में और चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनकी रिटन कम्युनिकेशन भी इतनी पुअर हो। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन हम समझते हैं, इस वजह से हमने काफी कुछ प्रयास किया है, क्योंकि बहुत सारे रीजनल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से वर्बल कम्युनिकेशन में कभी कभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि रीजनल फैक्टर काफी चलते हैं स्टूडेंट्स, इस वजह से। लेकिन एटलीस्ट रिटर्न अल्टीमेटली जो कम्युनिकेशन होगा, उस पर तो स्टूडेंट्स को अपना हुनर दिखाना है। इस वजह से इन्होंने क्या किया स्टूडेंट, सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहा कि उन्होंने क्यों 5 सब्जेक्ट तक सीमित कर दिया अपने आप को। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो आईसीआई के अपने जो कोर सब्जेक्ट्स है, उन्होंने उसको अलग कर लिया, और वही कोर सब्जेक्ट पर अल्टीमेटली मेन एग्जामिनेशन की टेस्टिंग है, जिसमें एफआर, एफएम, ऑडिट, डीटी एंड एनईटी। तो ये डोमेन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर सब्जेक्ट है, और वो कोर में ये 3 जो पेपर है ना, ऑडिट, डीटी एंड एनईटी, ये थियोरेटिकल नेचर पे आ जाते हैं। और उस पर स्टूडेंट्स इन्होंने स्पेसिफिकली इन नो अनसर्टन टर्म्स ये आपसे बताया, ये अब ऐसे डिमांड करेगी कि हम टेस्ट करेंगे, एक तो सब्जेक्ट भी कम करो, ऊपर से स्टूडेंट्स मेहनत भी कम करें, या उतना ही मेहनत करें जितना पहले करते आ रहे थे, ये चलेगा नहीं। हमारी मार्क्स की वैल्यूएशन पे वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये निर्भर करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। और अब क्योंकि आपके पास टाइम है, लिख लिख के आपको, जैसे मैं बता रहा हूं, मैं देखो तोड़ रहा हूं, हर एक सेंटेंस को मैंने तोड़ा है। यहाँ पे, यहां पर भी अगर आप देखोगे
तो मैंने छोटा सा सेंटेंस लिख के एग्जाम्पल दिया, मुझे पता है कि अगर मैं ज्यादा खींचूं मैं शायद उसको आगे बता नहीं पाऊंगा, या तो मैं क्या करूंगा, मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिखूंगा और उसके बाद में उसको एग्जाम्पल से आगे खींच लूंगा, ताकि वो एग्जाम्पल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाए। कभी कभी ये टेक्निक भी अपना लेनी चाहिए। कुछ कुछ प्रोविजन इतने डिफिकल्ट होते हैं ना, उसको ज्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन एक एग्जाम्पल के जरिए आप उसको अच्छे से बता भी पाओगे। ये भी एक स्मार्ट तरीका होता है लिखने का आंसर, कि आपने एक छोटी बात रखी, उसके बाद एक एग्जाम्पल चिपकाया, और एग्जाम्पल चिपका के अपने पूरे प्रोविजन को खोल दिया, और वो एग्जामिनर समझ गया हाँ भाई इसको समझ में आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि प्रोविजन में रह के आप समझा नहीं पाओगे, आपको एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़ेगा। तो वो केस, ये सारे केसेस आते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्मार्ट वर्क, तो ये चीजें स्टूडेंट्स ट्यूबलाइट तभी चलेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो डीटी में स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे बहुत जगह पे लिखवाता रहूंगा, ताकि आपका माइंड ओपन हो कि लिखना कैसे है आंसर्स को। इट इज ऑल्सो एन आर्ट। मैं अपनी कमजोरी पे स्टूडेंट्स, अपनी कमजोरी पे उसको अच्छे से छुपा के एग्जामिनर को भनक भी लगने नहीं दूंगा कि मेरी कमजोरी क्या क्या है। और अपनी कमजोरी को एक तरीके से कवर करना और अपने स्ट्रेंथ पे खेलना, ये एक हर प्रोफेशनल का क्या होता है, अल्टीमेटली एक ये होता है। कोई भी फील्ड लो, स्पोर्ट्स पर्सन भी लो, वो अपनी कमजोरी को किस तरीके से डिफेंड करता है और अपने स्ट्रेंथ पे किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, दैट मेक्स द हॉलमार्क ऑफ द प्रोफेशनल। सेम वे फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो, सेम वे फॉर अ पर्टिकुलर चार्टर अकाउंटेंट ऑल्सो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइल का गेम अब इस लेवल पर आ चुका है। पहले बच के जाया जा सकता था जब 8-8 पेपर हुआ करते थे। आईसीआई बहुत जगह पे ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखे जा रहे हो, इसका कोई मार्क्स कटता नहीं था, वो शायद नजरअंदाज कर देते थे, उनको दिखता भी था तो भी वो देख के भी अनदेखा कर देते थे। अब नहीं करेंगे। कोर सब्जेक्ट में एट फाइनल सीए दे वुड वांट यू टू हैव अ सेंसिबल प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर, a bit professional presentation of your answer. They will not tolerate inconsistencies. They will not tolerate such level of errors or blunders or factual inaccuracies और समथिंग जो आप बताना चाह रहे हो कन्वे नहीं कर पा रहे हो ठीक ठाक, वो टॉलरेट नहीं करेंगे। कोई मर्सी पासिंग नहीं होगी स्टूडेंट्स। मर्सी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया जा सकता है कि जान बख्श दो, यहाँ कोई मर्सी पिटिशन नहीं है। 5 पेपर है, हमें उतना मेहनत करना ही पड़ेगा जो ये डिजर्व करता है। मतलब अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम को ही असेसमेंट ईयर, हाँ असेसमेंट ईयर का देवरुत पहला दिन, देवरुत असेसमेंट ईयर का पहला दिन ये अर्लीस्ट टाइम है कि अगर कोई कंपटीशन के लिए बैठे तो असेसमेंट ईयर में बैठ पाएगा। और असेसमेंट ईयर में कितने जल्दी वो बैठ सकता है कंपटीशन करने के लिए, तो वो कितना जल्दी होगा, 1 अप्रैल ऑफ दी असेसमेंट ईयर। अगले पैराग्राफ में लिखोगे स्टूडेंट्स आप लोग, देयर फोर द लॉ as applicable as applicable on the first date of the relevant AY shall be considered in order to determine in order to determine the total income for the previous year and eventually the tax liability. And eventually the tax liability. ठीक है स्टूडेंट्स, all of you?
कॉपी हो गया तो बता दो स्टूडेंट, एक बार आगे चलते हैं फिर। चल स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट नोट पे, और वो नोट है स्टूडेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम। द कंसेप्ट ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम की कंसेप्ट स्टूडेंट्स ये देखने जा रहे हैं। अब नोटिस करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 45 है ना, मैंने कुछ बताया ना डेफिनेशन। डेफिनेशन, अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, एज ए लेमैन आप मुझे बताओ टोटल इनकम का मतलब क्या समझते हो आप। अब मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोटल इनकम। टोटल इनकम का मतलब क्या समझते हो आप? तो अब तक के नोट पे हम लोग क्या समझ लिए स्टूडेंट्स, चार्ज किस पर है और उसके आधार पे किसने जन्म लिया, द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर इन असेसमेंट ईयर। फिर वो कंपटीशन हमें कब करना है, किस लॉ के मुताबिक करना है, वो हमने देख लिया। कब करना है और किस लॉ के मुताबिक करना है, जो भी लॉ एप्लीकेबल होगा एज ऑन द 1 अप्रैल ऑफ द रिलेवेंट एवाई, उसके मुताबिक हमें असेसमेंट ईयर में कंपटीशन कर देना है। अब कंपटीशन किसका करना है, टोटल इनकम का करना है। टोटल इनकम का मतलब क्या है इन दिस केस, टोटल इनकम का फिर मतलब क्या है, तो वो मतलब समझने के लिए हम लोग आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोटल इनकम। मामला गंभीर हो जाएगा थोड़े जैसे। अब बताइए जरा, अब देखो कैसे आपके चैप्टर्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेस पकड़ के आप यहां तक चले स्टूडेंट्स, मानव, देवव्रत, जैनिल। नेट इनकम बोल सकते हो स्टूडेंट्स, इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स, नेट ऑफ डिडक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दर्शन, 5 heads of income subtracted by exemption and deduction. Amatullah, income falling under the 5 heads of income less deductions. बिल्कुल सही कहा आप लोग ने स्टूडेंट्स, लेकिन बात यहीं पर आ जाती है स्टूडेंट्स, मामला यहां से गंभीर हो गया, मैंने बुलाया था आपको इस कॉन्टेक्स्ट में। सेक्शन 2 क्लॉज 45 डिफाइन करता है टोटल इनकम। आपने जो बोला है ना स्टूडेंट्स डेफिनेशन के रूप में, आपने मुझे एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन बताया है, वन पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन है क्या, ये समझते हैं। और ये डेफिनेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट मीन्स, और इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। अब अगर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है तो फिर मुझे इसके सारे कंपार्टमेंट्स पता रहने चाहिए स्टूडेंट्स। फिर आई नीड टू नो इट्स ऑल द कंपार्टमेंट। क्या बोल रहा है? इसका मतलब है एक इनकम विच, मैं इसको तोड़ रहा हूं स्टूडेंट्स, विच फॉल्स, तो टोटल इनकम का जो मतलब है वो क्या है, उसका मतलब है एक इनकम विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ, विद इन
द स्कोप ऑफ सेक्शन 5, ये मैंने बी में लिखा और सी में लिख रहा हूं, एंड विच इज कंप्यूटेड in the manner laid down under the act, and which is laid down in the manner laid down under the act. लिखो शुरू जल्दी से. टोटल इनकम का मतलब क्या है? It means an income which falls within the scope of section 5 and which is computed in the manner laid down under the act, and which is computed in the manner laid down under the act. ठीक है, आप लोगों ने स्टूडेंट जो मुझे अभी अभी आंसर दिया, आप लोगों ने स्टूडेंट जो अभी अभी आंसर दिया वो मुझे पॉइंट नंबर सी का आंसर, वो सी बताया आपने. जो सी में है ना स्टूडेंट्स, वहां पर ये सारी बातें बोली जाएंगी जो आपने अभी अभी मुझे बोला. क्या बोला आप लोगों ने? सारे 5 हेड्स का इनकम ले लो. ये जो आप बोल रहे हो ना सी, ये आपने जो बोला है सारे 5 हेड्स का ले लो, फिर कुछ डिडक्शंस कुछ एग्जेम्पशन के बाद जो अमाउंट फाइनली बनेगा वो अमाउंट को हम बोलेंगे एज अ टोटल इनकम. ये जो आपने मुझे बोला है स्टूडेंट्स, दैट इज डायरेक्टली पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी बोला है, लेकिन पॉइंट नंबर सी में आपको डायरेक्टली नहीं आना है. पॉइंट नंबर सी में आने के पहले यू हैव टू एंश्योर कि ए एंड बी हैज बीन टेकन केयर ऑफ. और एक बार ए एंड बी हैज बीन टेकन केयर ऑफ, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे उस 5 हेड्स के अंदर. तो डायरेक्ट एंट्री नहीं है 5 हेड में. पहले आपने टोटल इनकम का मतलब क्या है? एक इनकम, वो इनकम जो सेक्शन 5 के स्कोप में फॉल हो रहा है, और फिर उसकी जो कंपटीशन की जाएगी, दैट कंपटीशन विल बी डन इन द मैनर laid down under the act. In the manner laid down under the act. I hope that all of you are clear with this one. सारी जनता क्लियर है इस बात को लेके? Truths in this regard बताइए. ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अब होने वाला है. आर यू ऑल रेडी विद दिस वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? प्लीज टेल मी. परफेक्ट. पूरा टोटल इनकम खुलने वाला स्टूडेंट. अब आप ये, अब जो डिस्कशन होगा ना, दिस विल बी द बेस ऑफ नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन. ये जो डिस्कशन अब मैं जो करने जाऊंगा स्टूडेंट्स, वो एनआर टैक्सेशन नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं. मैंने वो इसके लिए तो देवव्रत मैंने ये बोला है ना, मैं अज्यूम ही करके चल रहा हूँ कि आप लोगों का नॉलेज लेवल 0 है, मैं वही लेके चल रहा हूँ. ये सारी बातें पता रह जानी चाहिए, लेकिन अब छोड़ो जो है वो. अब इसके लिए मैं अभी आपका 0 लेवल ही नॉलेज लेके चल रहा हूँ कि आपकी नॉलेज लेवल 0 है. स्टूडेंट्स ये डिस्कशन मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि मेरा ये एनआर टैक्सेशन का ये मेरा विंडो होने वाला है. और मैं स्टूडेंट्स आज अभी जो सेकंड क्लास है, अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट सेकंड क्लास दोपहर को रखनी पड़ रही है, क्योंकि अभी एक जस्ट क्या है ना कि आई जस्ट एक सिस्टम का एक चेक रन करना है. तो वी विल हैव स्टूडेंट्स नाउ, अभी वो आने वाले हैं. अब वो कहीं बीच में आ जाए और मुझे बीच में काटना पड़े, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, करूँगा. तो अभी वो दैट पर्सन कैन बी देयर फॉर सिस्टम रन, अभी एक चलने वाला है, तो कभी भी आ सकते हैं. तो एक ऑन अ सेफर साइड स्टूडेंट्स 1:30 एंड 2 o'clock और 2 बजे चालू करते हैं आज स्टूडेंट्स. हाँ 2 बजे ये करते हैं, क्योंकि क्या हो जाए कि अभी वो आ जाए और बीच में मेरा रिदम अटक जाए, टूट जाए, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा. ये पूरा कंसेप्ट थोड़ा पकड़ना है हमें, और टैक्स लायबिलिटी का सेकंड बेस पे तैयार करना है.
तो अपन स्टूडेंट 2 बजे ऑन सेफर साइड चालू करते हैं, ताकि एटलीस्ट दैट सिस्टम रन वुड बी डन एंड डस्टेड बाय देन। ओके, तो स्टूडेंट 2 o'clock मुलाकात करते हैं हम लोग। कुछ डाउट्स रहेंगे स्टूडेंट्स अभी इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, तो आप लोग पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल जस्ट क्लोज दिस वन राइट नाउ एंड देन 2 o'clock को स्टार्ट करते हैं विद दिस। प्रीवियस मैं आपको मैसेज कर देता हूँ देवव्रत, ठीक है? चलिए, 2 बजे स्टूडेंट्स वापस से लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों को। तब तक प्रीवियस क्लास देख लेना जिन्होंने देखा नहीं है।